पटना में ईओयू और जीआरपी की टीम ने गांजा के तस्करी का पर्दाफाश किया है। डाक के जरिए गांजे का अवैध कारोबार किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने छापेमारी कर पटना जंक्शन से 130 किलो गांजा जब्त किया है, जिसे स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा था। गांजा की एक कंसाइनमेंट त्रिपुरा से वैशाली भेजी जा रही थी। जब्त गांजे का बाजार मूल्य 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। किशनगंज में बीएसएफ ने सांप के विष के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.25 किलो से ज्यादा स्किन वेनम पाउडर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 14 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पकड़े गए लोगों में से एक पश्चिम बंगाल का जबकि 2 पूर्णिया का रहने वाला है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसएफ को अहम कामयाबी मिली है और उसकी तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 5 पिस्टल और हथियार बनाने का उपकरण जब्त किया गया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के संरक्षण में हथियार निर्माण का धंधा चल रहा था। नया रामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पहाड़ पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दरभंगा में एक नाबालिग से गैंगरेप किया गया और अब परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना बहेड़ी इलाके की है, जहां 3 युवकों ने नाबालिग से गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित के परिजन पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 4 दिनों के बाद मेडिकल टेस्ट कराया गया और बयान दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ नहीं चाहते सर, हमको इंसाफ चाहिए। क्या बोलता है कि मार भी देंगे? मार पप्पा को बोलता है मार देंगे सर। पप्पा को मार देंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे सर? क्यों मारते हैं? सर वो लोग दबंग आदमी है, बोल रहे पप्पा को मार देंगे, हमको मार देंगे। कि केस अगर सोलो नहीं करोगे ना तो जान से मार देंगे। और गाली गुप्ता भी करवे करता है। उसमें हम लोग हम लोग को कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। क्यों? अब क्यों नहीं कर रहा है तो हम लोग के पास 1 रुपया भी नहीं। हम लोग उन थाना पर भी गए, एफआईआर दे दिए। एफआईआर रात में लिखाए नहीं लिए, सुबह में गए, जैसे कहते हैं वैसे लिखो। तो हम लोग को माने जैसे उन्हीं के दबाव में लिखे कि किसी तरह जो मेरा बेटी आ जाए। नवादा के अकबरपुर पीएससी में पुरुषों और महिलाओं को नसबंदी का ऑपरेशन के बाद फर्श पर ही सुला दिया गया। डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि ठंड के इस मौसम में मरीजों पर क्या बीतेगी, जबकि नियमों के मुताबिक बंध्याकरण के ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों को अलग अलग सिंगल बेड मिलना चाहिए था। लेकिन सूबे के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और कुव्यवस्था का आलम यह है कि अक्सर मरीजों को बेड नहीं मिलती और ऑपरेशन के बाद मरीजों को जैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। जो पेशेंट को लेकर यहाँ आते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बाथरूम है, ना पानी है, ना लेट्रिन का व्यवस्था है। हम लोग ऐसी बिना दरी के बिना के नीचे ठंडे के समय में भुइयां में हम लोग बैठे हुए हैं। कैसे हम लोग क्या करेंगे? कैसे हम टारगेट हम लोग पूरा? पूर्वी चंपारण में भूमाफिया और दबंगों से परेशान एक परिवार एसपी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा परिवार न्याय मिलने तक अनशन पर रहने की बात कह रहा है। मामला तुरकौलिया प्रखंड के मंजूराहा गांव का है, जहां दबंगों ने एक विधवा की जमीन पर कब्जा करने के लिए उसे परिवार समेत बेदखल करके उसके घर को तोड़ दिया है। 19 नवंबर को दबंगों ने इस घर में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों की पिटाई की और जब पीड़ित परिवार सदर अस्पताल में इलाज करा रहा था तो दबंगों ने जेसीबी लगाकर उसके घर को तोड़ दिया और कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार तमाम पुलिस पदाधिकारियों के यहां गुहार लगाकर थक चुका है, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। मारपीट के सब हटा देवे के हम सर एसपी साहब भी गईनी, दूर पे गईनी, न्यूज़ को न्याय ना मिलल। हम हमारा रास्ता भी बंद कर दिल बा। दबंग लोग बा चाहते उजार के बेलगा देवे के लिए वो प्रशासन कोनो ऊपर सुधी नहीं कर ले। हम जब तक हमारा न्याय ना मिली, जब तक हमारा सुरक्षा ना मिली, हमारा जितना बाउंड्री टूटल बा, घर टूटल बा, लेटरिन टूटल बा, सब ठीक ना हो तो हम अनशन कर रहे हैं।
पूर्व चंपारण में पताही थाना के बखरी में पुलिस ने छापेमारी कर एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली बिगनदास को चंपापुर में उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली पर मोतिहारी कोर्ट से वारंट जारी है। पुलिस की पूछताछ में उसने अपने कई सहयोगियों के भी नाम का खुलासा किया है। उस पर करीब 1 दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। साल 2005 में मधुबन कांड के बाद से ही वो फरार चल रहा था। बिहार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात हर मंच से जोर जोर से होती है, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और है। इस बानगी है गया के बेलागंज बीडीओ का वीडियो, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी इंदिरा आवास सहायक से प्रति आवास 1000 रुपए बतौर कमीशन मांगते दिख रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें और आवाज गया के बेलागंज बीडीओ अनुपम कुमार के दफ्तर की है, जहां बीडीओ साहब अंधेरे में पर हेड 1000 रुपए लेने की बात कर रहे हैं। अंधेरे की वजह से किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें बीडीओ अनुपम कुमार की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। वो इंदिरा आवास सहायक से अपना कमीशन हर हाल में जमा करवाने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, कहां कहां कितना रेट है ये भी ये बड़े फक्र के साथ बता रहे हैं। क्या बोले सर? कह रहे थे कि पहले आपसे कमिटमेंट किए थे, हम दे दिए थे सर। उसके पहले फिर अभी भी बोले थे। अरे सर दिए थे 3, जो सेकंड किस्त जो रोके हुए थे सर। सेकंड किस्त का? हाँ तो दे दिए थे। और फिर उसका जो नया वाला वो तो सेकंड किस्त का लिया। ये तो कह रहे जो हम इस साल दिए हैं। हाँ सर, तो उसमें हम बोले थे सबको पर हेड हमको इतना कर देना है, तो कितना लोग सबको मतलब नहीं है। कितना सर? एक बोले हैं सबको। हाँ सर, एक ज़्यादा तो बोले नहीं, बोल गया मैंने 2-2 3-3 ले रहे हैं वीडियो साहब। हम तो उतना भी किसी को नहीं बोले हैं। हम तो सबसे मिनिमम रेट रखते हैं कि किसी को परेशानी नहीं होगी। तो शुरू में बोल चुके थे, मीटिंग शुरू से बोले हैं, आज की बात नहीं, शुरू से मीटिंग में बोले हैं। अभी तो सर एक पासबुक बचा हुआ है सर। इवन की गिरिया को 1500 रुपये देता था गिरिया में। नहीं तब चलो यहाँ छोटा जैसे इनकी में है ना सर, जैसे बहुत फॉरवर्ड लोग हैं सर, वहाँ पे फॉरवर्ड लोग बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा हावी रहता है। कैसे कैसे करके सर हम अपने तरफ से मैनेज करते हैं। एक तो हिसाब की, इसके अलावा सेकंड किस्त का भी हिसाब किए कहाँ, तो उसका भी हिसाब करेंगे फिर सेकंड किस्त का। हाँ सर, एक एक करके हम उससे कितना लेते हो तो वो मतलब नहीं है, कितना क्या होता है वो भी हम जानते हैं। बीडीओ साहिब का वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। वहीं गया डीएम मामले को गंभीर बताते हुए सीनियर अधिकारी से जांच करवाकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इंदिरा आवास में पैसा आवास सहायकों के द्वारा 15 से 20 हज़ार रुपये लिया जाता है और वो पैसा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड के और जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं, आवास सहायक है, और वो जिला स्तर तक पैसा आता है। अभी तो मेरे जानकारी में नहीं आया है, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन जो आरोप हैं बहुत ही गंभीर हैं, सीरियस हैं। इसको तुरंत हम लोग किसी वरीय पदाधिकारी से जांच करा करके इस पर निर्णय लेंगे। इस वीडियो के हिसाब से कमीशनखोरी के मामले में फंस चुके बेलागंज बीडीओ अनुपम कुमार अब बचने का रास्ता निकालने के लिए इस वीडियो को हंसी मजाक बताकर टालने की कोशिश में जुट गए हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि डीएम के आदेश पर जब जांच पूरी होगी तो बीडीओ साहब बेदाग रह पाते हैं या फिर ये मजाक उनके गले की फांस बनती है। अरुण चौरसिया, ईटीवी न्यूज, गया। खगड़िया में लापरवाही के आरोप में महेश खूंट थाने के 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन पहले एसपी मीनू कुमारी खुद रात में गश्ती पर निकली तो गश्ती पर तैनात महेश खूंट थाना के पुलिसकर्मी गाड़ी को रोड की साइड में लगाकर सो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक एसआई, एक एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। चेकिंग के लिए मैं निकली थी स्वयं। रात को लगभग 2:30 बजे महेश खूंट के पास से जब मैं गुजर रही थी तो वहाँ की गश्ती को खोजने पे और उसका लोकेशन प्राप्त करने पे पता चला कि एनएच पे ही कहीं गश्ती कर रहे हैं। बट जब हमने ढूंढना शुरू किया तो मिल नहीं रहे थे
और बाद में हमने पाया कि रोड के किनारे अंधेरे में गाड़ी लगाकर और बिल्कुल सब लोग सोते हुए पाए गए, जो बहुत ही लापरवाही का द्योतक था। और तत्काल प्रभाव से मैंने जो पुलिस पदाधिकारी थे, गश्ती प्रभारी और हवलदार और 4 सिपाही, सब लोगों को तत्काल प्रभाव से लेना। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होने वाला है। अब जल्द ही आपको पटना एयरपोर्ट चमचमाता हुआ मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक अगले वित्तीय साल में एक नए टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ये टर्मिनल 800 रुपए की लागत से बनेगा। बता दें कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार होने वाला है। नए टर्मिनल का निर्माण कार्य अप्रैल 2018 से शुरू होगा। इसके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2018 से 24 घंटे विमान उड़ान भरेंगे, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी विमान का संचालन होगा। बता दें कि नई सेवा शुरू होने के बाद पटना एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। गोपालगंज में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और डीएम ने घूसखोर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ईटीवी ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी को स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर, जबकि राजस्व कर्मचारी को जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर घूस लेते दिखाया था। डीएम ने इस मामले में 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। गोपालगंज जिले में जिला शिक्षा कार्यालय में और एक राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध जो एक वीडियो आया है, जो ईटीवी की तरफ से आया है, तो सर्वप्रथम तो मैं ईटीवी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन दोनों ही मामलों में जांच उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बेटे की शादी में नहीं आने पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सफाई दी है। पटना में एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहारी बाबू ने कहा कि उनके लिए हर जगह जाना संभव नहीं है। निमंत्रण नहीं मिलने के प्रश्न को टालते हुए उन्होंने कहा कि शादी विवाह के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुशील मोदी जी के बेटे की शादी हुई है, जहां आपने मुझे नहीं देखा वो कोई बात नहीं, हर जगह जाना, किसी का आना जाना संभव नहीं होता है, लेकिन मैं दिल से दुआ देता हूं उनके बच्चे के लिए, उनके शादी के लिए। मेरे दिल में बहुत पता नहीं, देखा नहीं, मैं तो इतना फकीर आदमी हूँ, व्यस्त रहता हूँ, चारों तरफ घूमता रहता हूँ, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सुशील मोदी के बेटे की शादी हुई है और शादी ब्याह में किसी किस्म का राजनीति नहीं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार में नई राजनीति की पहल करते हुए नगर निकाय चुनाव को पार्टी आधार पर कराने की वकालत की है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार के अलावा कई राज्यों में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। उसी तर्ज पर बिहार में भी अगला नगर निकाय चुनाव कराने पर सरकार विचार कर सकती है। सुशील मोदी ने ये बातें नगर विकास विभाग की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में कही। अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है। यह भी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तो चुनाव में काफी देर है, चूंकि अभी तो चुनाव हुआ ही है 6 महीने 4 माह पूर्व, लेकिन अगले नगर निकाय चुनाव के पहले सरकार एक इस पर विचार करेगी कि क्या हम दलीय आधार पर चुनाव और डायरेक्ट चुनाव का जो मॉडल है, जो देश के अनेक राज्यों में और लागू है, क्या इसको भी हम बिहार में क्रियान्वित कर सकते। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दलगत आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें भी लगाई है। मसलन नगर निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हो और मुखिया का चुनाव भी साथ ही कराया जाए। कि जो चुनाव जो हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव या मुखिया का चुनाव, दल आधारित हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। और उम्मीद है, अगर उनको लगता है सुशील मोदी जी को कि बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है होना। बिहार में सरकारी धान खरीद की रफ्तार बेहद धीमी है। 15 नवंबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक बिहार के महज 12 जिलों में ही धान खरीद शुरू हुई है और आज तक महज 3400 मीट्रिक टन ही धान खरीदा जा सका है। इधर सहकारिता मंत्री का कहना है कि नमी को लेकर जैसे ही केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलेगी, धान की खरीद भी तेजी से होने लगेगी। को बिहार सरकार ने आग्रह किया है और भारत सरकार की टीम आ चुकी है बिहार में।
वो रिपोर्ट भी कलेक्ट कर रही है और जैसे ही वो दिल्ली लौट के वो नमी की मात्रा को बढ़ा देगी, 19% करेगी, तो अभी बिहार का एवरेज 19 से 21, 21.5, 22% तक है। तो जैसे ही सुकृत हो जाएगा, अचानक से इसमें उछाल आएगा। समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में चल रहे 3 दिवसीय किसान मेले के समापन समारोह में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी शामिल हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि किसानों को बेहतर बाजार दिलाने, भंडारण की बेहतर व्यवस्था और कृषि क्षेत्र में नए शोध का फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर मुजफ्फरपुर की रहने वाली महिला किसान राजकुमारी देवी को भी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मोहम्मद शाहिद करते हैं और गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भी हम 2/3 बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं और केंद्र की सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और फिर 2000 चुनाव जो आने वाला है 19 में पार्लियामेंट का, फिर से हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई बनेगी। बिहार में भीषण बाढ़ आए 4 महीने गुजर गए, लेकिन केंद्र सरकार की मदद का एक भी पैसा बिहार नहीं पहुंचा है। राहत पैकेज में हो रही लेट लतीफी पर बीजेपी को कोई सटीक जवाब देते नहीं बन रहा है, तो जेडीयू मोदी सरकार की तुलना मनमोहन सरकार से कर रही है। बिहार में बाढ़ ने जान माल की तबाही मचाई तो बिहार सरकार ने मदद के लिए केंद्र की ओर देखा। केंद्र सरकार ने भी मुसीबत के दौरे में न सिर्फ फौरी मदद भेजी, बल्कि खुद पीएम मोदी भी सीएम नीतीश के साथ हवाई सर्वे कर बाढ़ के हालात से वाकिफ हुए। पीएम ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए 500 करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन बाढ़ के गुजर जाने के 4 महीने बाद भी केंद्रीय मदद का 1 रुपया दिल्ली से बिहार की दूरी तय नहीं कर सका। केंद्र सरकार से राज्यों को बाढ़ राहत पाने के लिए मेमोरेंडम भेजना पड़ता है। उसके बाद केंद्र की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य को राहत पैकेज जारी करती है। सवाल यह है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज जारी करने में देरी क्यों हो रही है। तो आइए देखते हैं कि अब तक राहत पैकेज को लेकर क्या हुआ। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिलों का हवाई सर्वे किया। पीएम ने 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। 11 सितंबर को बिहार सरकार ने केंद्र को 7,363.51 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम भेजा। अक्टूबर महीने में केंद्र की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करने बिहार पहुंची। मेमोरेंडम भेजने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द मदद की उम्मीद जताई थी, लेकिन केंद्र से अब तक मदद नहीं पहुंची। 7,636 करोड़ रुपए की हमने एक आशा प्रकट की है कि यह तो मिलना चाहिए। केंद्र से मदद मिलने में हो रही देरी पर अब जेडीयू का सब्र भी जवाब दे रहा है, जबकि विपक्ष को केंद्र पर हमले का सुनहरा मौका मिल गया है। बाढ़ आए, केंद्रीय टीम आती रही। मनमोहन सिंह जी के समय भी केंद्रीय टीम आई, समीक्षा की और घोषणा हुआ और वही ढाक के पात हुए। प्रधानमंत्री जी ने 28 और 29 जिले प्रभावित होने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 करोड़ दिया। तो उसी समय यह परिलक्षित हो रहा था कि बिहार उनके एजेंडा में नहीं है। बिहार सरकार के आपदा मंत्री दिनेश चंद्र यादव भी केंद्र से मदद की उम्मीद अभी तक लगाए बैठे हैं। कुछ राशि आई नहीं, लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि जरूर उसमें से आएगा राशि। 7 महीनों के बाद आएगा। नहीं, विलम्ब तो हो ही गया, लेकिन कुछ प्रक्रिया है न कुछ देने के लिए। हमको लगता है उसी को लोग फॉलो करते होंगे। बिहार बीजेपी कोटे से केंद्र में मंत्री राधा मोहन सिंह को अब इस लेट लतीफी पर सही जवाब सूझ नहीं रहा है, जबकि बाढ़ के वक्त केंद्रीय मदद के ऐलान के बाद ये पीएम की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक टीम आती है, आकलन करती है और फिर हाई लेवल कमेटी को रिपोर्ट देती है और वहां से ये तय होता है। बाढ़ के 3 महीने बाद पीएम पटना आए, लेकिन राहत पैकेज नहीं लाए। बिहार के 19 जिलों के 1,71,00,000 बाढ़ प्रभावितों का इंतजार कब खत्म होगा, ये बिहार के मुखिया को भी पता नहीं है, जो आए दिन केंद्र सरकार की शान में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। पटना से अविनाश, ईटीवी न्यूज।